हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग जेटेट के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना शुरू किया था। इससे पहले हम लोग जेटेट के प्राइमरी तथा अपर प्राइमरी दोनों ही लेवल के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पहले ही देख चुका है। इससे हम लोग को थोड़ा सा आइडिया हो गया है कि जेटेट में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम लोग जेटेट का प्रैक्टिस सेट शुरू करने जा रहे हैं, जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगी कि किस प्रकार से आपके जेटेट में क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 से शुरू करते हैं और ये प्राइमरी लेवल का होगा, अर्थात कि पीआरटी। ठीक है, ये पीआरटी लेवल का होगा। इसके बाद हम लोग मिडिल स्कूल फिर हाई स्कूल का करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं, पेपर 1। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 है वो हिंदी के सेक्शन से शुरू होता है। इसके 15 क्वेश्चन रहते हैं और इसके बाद अंग्रेजी का सेक्शन रहता है, उसका अलग से 15 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, धर्म का विशेषण क्या है? और जो इनके ऑप्शन है उनको देख लीजिए। पहला ऑप्शन है धार्मिक, या फिर धर्मी, या फिर अधर्मी, या फिर विधर्मी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ए, अर्थात की धार्मिक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर का अर्थ क्या है? और जो इनके ऑप्शन है उनको देख लीजिए। पहला ऑप्शन है सबको कहीं ना कहीं जाना है, जो घर आया है वो जाएगा, या फिर मृत्यु प्रकृति का नियम है, या फिर लास्ट ऑप्शन है सबको कहीं चले जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा सी, अर्थात कि मृत्यु प्रकृति का नियम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबीर को किस धारा का कवि मानते हैं? और जो इनके ऑप्शन है उनको देख लीजिए। पहला ऑप्शन है आधुनिक, या फिर ऑप्शन बी है सगुन, ऑप्शन सी है निर्गुण, या फिर ऑप्शन डी है सूफी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा सी, अर्थात की निर्गुण। ठीक है, कबीर किस धारा के कवि थे? वे निर्गुण धारा के कवि थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, निह जोड़ आहार से कौन सा शब्द बनेगा? और जो इनके ऑप्शन है निहार, निराधर, निराहार, या फिर निर्धर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा सी, अर्थात की निराहार। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, पेड़ से पत्ता गिरा वाक्य में से कौन सा कारक है? और जो इनके ऑप्शन है उनको देखिए। पहला ऑप्शन है कर्ता, ऑप्शन बी है कर्म, ऑप्शन सी है अपादान, या फिर ऑप्शन डी है करण। तो से कौन सा कारक होता है? ये अपादान कारक होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6, कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? और जो इनके ऑप्शन है कर्म की, या फिर पहला होगा कर्ता की, या फिर कर्म की, या फिर भाव की, या फिर तीनों की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका आंसर होगा बी, अर्थात की कर्म की। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जो बाएं हाथ से बाण चलाया हो उसे क्या कहते हैं? सव्यसाची, या फिर मुमूर्षु, या फिर सुग्रीव, या फिर द्विज। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसका आंसर होगा ए, अर्थात की सव्यसाची। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि पेड़ शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? और जो इनके ऑप्शन है उनको देख लीजिए। पट, विटप, हेम, या फिर प्रसून। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा बी, अर्थात की विटप। ठीक है, पेड़ शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? विटप इसका एक पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, आम मेरे पर अवश्य पधारे, आप मेरे पर अवश्य पधारे, इस वाक्य में आप क्या है? और जो इनके ऑप्शन है उनको देख लीजिए। पहला ऑप्शन है मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष, या फिर निजवाचक सर्वनाम। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसका आंसर होगा ए, अर्थात की मध्यम पुरुष। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है भावों का अनुभूति रहित होना, भाव की अनुभूति कराना, आनंद का संचार करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा बी, अर्थात की भावों की
अनुभूति कराना। हम सारे जो सवाल हैं उनको जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे ताकि सारे सवाल हमारे एक ही वीडियो में आ जाए और अलग अलग जाकर आपको वीडियो ढूंढने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं कि निम्न प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा कौन सी होगी। तो वो जो इसके ऑप्शन है उनको देख लीजिए, राष्ट्रीय भाषा, मातृभाषा या फिर आधुनिक भाषा या फिर विदेशी भाषा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा बी अर्थात की मातृभाषा। ठीक है, इसीलिए प्राइमरी लेवल में एक आपको क्षेत्रीय भाषा रखना जरूरी होता है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 एवं 13 में एक गद्यांश दिया गया है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसी से रिलेटेड प्रश्न रहेंगे, उसका आंसर आपको देना है। तो मैं इस गद्यांश को पढ़ देता हूँ ताकि बहुत कोई को छोटा लिखा रहता है, नहीं दिखता है, तो वे फिर कमेंट करते हैं। ठीक है, सभ्यता के पुराने दस्तावेज के रूप में खंडहरों व भूमिगत सामग्रियों को देखा जाता है। जब व्यक्ति अपने आप को सामाजिक जीवन में ढालने लगा तब से वह समग्र एकता में प्रदर्शित होता है। इस प्रदर्शन की सीमा को हड़प्पा व मोहनजोदड़ो से प्राप्त वस्तुओं से कर सकते हैं। उनकी अभिव्यक्ति रहन सहन, मोहरों, सिक्कों एवं बने बनाए पक्के व अधपके खिलौने से जान सकते हैं। उनकी धार्मिक भावना के रूप में कुंड की प्राप्ति हुई है, जिससे उनके धार्मिक संवेदनाओं को जान सकते हैं। लेकिन प्राकृतिक आपदाओं में ढही सभ्यताओं की कहानी जमीन में धंसे समय के काल को खोदकर देख सकते हैं। इससे इतिहास की टूटी कड़ियों का पता चलता है। इससे यह भी पता चलता है कि कैसे नगरीय सभ्यता के स्थान पर ग्रामीण सभ्यता का विकास होता है। यह वैदिक युग में हुआ है और इसी सभ्यता में भाषा की उपलब्धि हासिल हुई, जिसको संस्कृत के रूप में जाना जाता है। वैदिक युग में मानव ने जंगल से निकल ग्रामीण संस्कृति का निर्माण किया तथा समाज ने प्राकृतिक रूप को ही अपनी इष्ट के रूप में स्वीकारा, जिसकी अभिव्यक्ति ऋग्वेद के रूप में मिलती है। भाषा की यह वृत्ति केवल भारत भूमि पर ही संभव नहीं हुई, बल्कि विश्व के अन्य हिस्सों में भी देखने को मिलती है। संस्कृति भाषा के प्राथमिक जीवित रचना के रूप में ऋग्वेद का शास्त्रीय संस्कृत भाषा का संबंध है। संस्कृत भाषा अपनी समस्त स्थितियों में प्रयुक्त बहुल भाषा है, परंतु वेदों में जो रूप प्रयुक्त हुए हैं इसमें बाद के दिनों के अंतर हैं। यही कारण है कि वैदिक भाषा का प्रभाव बाद के दिनों में अन्य भाषाओं में देखने को मिलते हैं, क्योंकि संस्कृत ही इन भाषाओं की जननी है। वर्तमान में भारतीय संविधान में संग्रहित सभी भाषाओं का प्रभाव देखा जाता है। तो इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न है उनको देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12, संस्कृत को किन भाषाओं की जननी बताई गई है? और जो इनके ऑप्शन है उनको देखिए, सभी भाषाओं की, वैदिक भाषाओं की, हड़प्पा कालीन भाषाओं की, अभी उपयुक्त सभी की। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसका आंसर होगा बी अर्थात की वैदिक भाषाओं की। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 13, सभ्यता के पुराने दस्तावेज के तौर पर किसे देखा जाता है? पुराने खंडहर, भूमिगत सामग्री, ऑप्शन सी है ए तथा बी दोनों, या फिर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा सी अर्थात की ए तथा बी दोनों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 और 15 में एक पद्यांश दिए गए हैं, उस पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन रहेंगे, उनके आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो जो पद्यांश है उसको देखिए, मैं पढ़ता हूँ। जब नहीं था इंसान, धरती पर थे जंगल जंगली जानवर, परिंदे इन्हीं सबके बीच उड़ता इंसान, और घटने लगे जंगल जंगली जानवर, परिंदे इंसान बढ़ने लगा बेतहाशा, अब कहाँ जाते जंगल जंगली जानवर, परिंदे प्रकृति किसी के साथ नहीं करती नाइंसाफी, सभी के लिए बनाती है जगह। सो अब इंसानों के भीतर उतरने लगे हैं जंगली जंगली जानवर और परिंदे,
और जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है उसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, धरती पर इंसान के आने के बाद क्या हुआ? जंगल घटने लगे, जानवर घटने लगे, या फिर पक्षी घटने लगे, या फिर ये सभी? तो जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसका आंसर होगा डी, अर्थात कि ये सभी। इंसान जब धरती पर आया जंगल भी घटने लगा, जंगल घटा तो जानवर भी घटने लगा, और जानवर भी घटा, और उसके बाद पक्षी सब जो भी जंगल में रहते थे सब घटने लगे। क्वेश्चन नंबर 15 है कि इंसान बढ़ने लगा बेतहाशा का भाव है, और जो इनके ऑप्शन है उनको देखिए। पहला ऑप्शन है इंसान खूब तरक्की करने लगा, ऑप्शन बी है इंसान खूब तेज भागने लगा, ऑप्शन सी है इंसान खूब बड़ा होने लगा, या फिर ऑप्शन डी है इंसान अपने पैरों पर चलने लगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसका आंसर होगा ए, अर्थात कि इंसान खूब तरक्की करने लगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर जो 16 है, इससे इंग्लिश का पोर्शन शुरू होता है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। पिक आउट द मोस्ट इफेक्टिव वर्ड्स फ्रॉम द गिवन वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुली कंप्लीट। ठीक है, तो इसमें से आपको फिल करना है, कुछ ऑप्शन दिया गया है और उसको क्वेश्चन में फिल करना है ताकि वो मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16, they have decided to meet the prime minister in order to have their days heard। और जो इनके ऑप्शन है उनको देख लीजिए। पहला है एगोनी, एपैथी, वोज, या फिर सफरिंग। तो जो क्वेश्चन नंबर 16 है इसका आंसर होगा डी, अर्थात की सफरिंग। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17, आफ्टर ए रिसेंट माइल्ड पैरालाइटिक अटैक हिज मूवमेंट आर डेस रेस्ट्रिक्टेड टूवर्ड्स ही इज स्टिल वेरी एक्टिव। और जो इसके ऑप्शन है उनको देख लीजिए। पहला ऑप्शन है इंटायरली, या फिर ऑप्शन बी है नाउवेयर, ऑप्शन सी है नॉट, या फिर ऑप्शन डी है स्लाइटली। तो जो क्वेश्चन नंबर 17 है इसका आंसर होगा डी, अर्थात की स्लाइटली। ठीक है, फिर जो क्वेश्चन नंबर 18 और 19 है उनको देखिए। इन द फॉलोइंग सेंटेंस फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब से आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18, माई सिस्टर वॉज इन द बाथरूम व्हेन सी डैश द कॉल बेल। ठीक है, और जो इसके ऑप्शन है उनको देख लीजिए। रेंग, या फिर हैव रंग, या फिर रिंग, या फिर एम रिंगिंग। तो जो क्वेश्चन नंबर 18 है इसका आंसर होगा ए, अर्थात की रेंग। ठीक है, फिर जो क्वेश्चन नंबर 19 है उसको देखिए। सी डेज ए बेटर जॉब नेक्स्ट मंथ, विल गेट, हैव, गॉट, या फिर गेट। तो जो क्वेश्चन नंबर 19 है इसका आंसर होगा ए, अर्थात की विल गेट। फिर क्वेश्चन नंबर जो 20 और 21 है देखिए। चूज द ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एडियम्स और फ्रेज। तो जो क्वेश्चन नंबर 20 है उसको देखिए। टू ब्रिंग इन टू प्ले, और इसका मीनिंग क्या होगा? टू बी इफेक्टिव, टू डील सुपरफिशियली, या फिर टू मेक समबडी एक्साइटेड, टू गिव एन अपॉर्चुनिटी फॉर द एक्सरसाइज। तो जो क्वेश्चन नंबर 20 है इसका आंसर होगा सी, अर्थात की टू मेक समबडी एक्साइटेड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, टू फाइट साई ऑफ। और जो इनके ऑप्शन है उनको देखिए। टू गेट मूव्ड बाय समवन, टू कॉज समथिंग टू बी स्ट्रेंज, टू डिसलाइक वन फ्रॉम ए फीलिंग ऑफ मिसट्रस्ट, या फिर टू इग्नोर समथिंग अनविलिंगली। तो क्वेश्चन नंबर जो 21 है इसका आंसर होगा डी, अर्थात की टू इग्नोर समथिंग अनविलिंगली। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 22, ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज्ड रेगुलरली इन सर्टेन ओकेजन आर। और जिनके ऑप्शन है उसको देख लीजिए। पहला ऑप्शन है सेंटेंस, फ्रेज, आइडियम्स और फॉर्मूलाज। तो जो क्वेश्चन नंबर 22 है इसका आंसर होगा बी, अर्थात की फ्रेजेस। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, ओरल ओरल अप्रोच मीन्स टीचिंग इन लैंग्वेज बाय गिविंग अपॉर्चुनिटीज टू द स्टूडेंट्स टू। और जो इनके ऑप्शन है उनको देखिए। पहला ऑप्शन है हियर एंड स्पीक, ऑप्शन बी है हियर एंड राइट, ऑप्शन सी है स्पीक एंड राइट, या फिर ऑप्शन डी है अंडरस्टैंड। तो जो क्वेश्चन नंबर 23 है इसका आंसर होगा ए, अर्थात की हियर एंड स्पीक। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। स्ट्रक्चरल अप्रोच इज ऑल्सो नॉन एज, ठीक है, स्ट्रक्चरल अप्रोच इज ऑल्सो नॉन एज, और जो इसके ऑप्शन है उनको देख लीजिए। पहला ऑप्शन है ओरल अप्रोच, ओरल अप्रोच, या फिर ऑप्शन डी है लिंग्विस्टिक अप्रोच। तो जो क्वेश्चन नंबर 24 है इसका आंसर होगा ए, अर्थात कि ओरल अप्रोच, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। द बेसिक टूल्स ऑफ इंग्लिश आर, और जो इनके ऑप्शन है उनको देखिए। पहला ऑप्शन है साउंड, ऑप्शन बी है वोकेबुलरी, या फिर ऑप्शन सी है स्ट्रक्चर्स, या फिर ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा डी, अर्थात कि ऑल ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। द बेसिक टूल्स, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 26। हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स फ्रॉम द कोर ऑफ एसेंशियल इंग्लिश, 175, 275, 200, या फिर 300। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा बी, अर्थात कि 275, ठीक है। उसके बाद 27 से 30 तक एक पैसेज दिया गया है, उसको केयरफुली आपको रीडिंग करना है, और उससे रिलेटेड तीन क्वेश्चन रहेंगे, उसका आंसर आपको देना है, ठीक है। तो पैसेज पढ़ने में मेरे ख्याल से बहुत अधिक टाइम वेस्ट हो रहा है, इसीलिए मैं इसको जूम कर देता हूँ। आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, और एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। तो चलिए इसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड जो प्रश्न है उनको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27। व्हाट इज द एज व्हेन वी थिंक सीरियसली फॉर आवर फ्यूचर, और जो इनके ऑप्शन है उनको देखिए, 40s, 30s, 20s, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होगा बी, अर्थात की 30s, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। Which of the following is most nearly the same in meaning as the phrase pulling down as it has been in the passage? और जो इनके ऑप्शन है उनको देखिए, स्नेचिंग, रिसीविंग, गेटिंग लो सैलरी, या फिर ड्राइंग। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर होगा डी, अर्थात की ड्राइंग, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। द ऑथर सीम्स टू बिलीव इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें वन है एवरीबडी नीड्स ए प्रोफेशनल काउंसलर इन द मिड ऑफ देयर करियर लाइफ, ऑप्शन टू है कि मैनी पीपल आर बोर्ड बाय देयर ओन जॉब इन देयर मिड लाइफ, और जो इसके ऑप्शन है वे हैं कि ओनली वन, ओनली टू, बोथ 1 and 2, और नन ऑफ द एबोव। तो क्वेश्चन नंबर जो 29 है इसका आंसर होगा बी, अर्थात की ओनली 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इंग्लिश का जो लास्ट क्वेश्चन है उसको देखिए। वाई पीपुल टेंड टू रिवैल्यूएट देयर गोल्स इन अर्ली 50s बिकॉज, और जो इनके ऑप्शन है उनको देखिए। दे रियलाइज दैट लाइफ इज लिमिटेड, दे रियलाइज दैट दे आर नो हैप्पी, या फिर ऑप्शन सी है दे आर बोर्ड विद देयर प्रेजेंट वर्क, या फिर नन ऑफ द एबोव। तो जो क्वेश्चन नंबर 30 है इसका आंसर होगा ए, अर्थात कि दे रियलाइज देयर लाइफ इज लिमिटेड। उसके बाद नेक्स्ट जो पोर्शन है हम लोग का बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का शुरू होता है, जो कि क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू होता है, ठीक है। इसको भी हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी दिखेंगे ताकि सारे सवालों को हम लोग हल कर सके, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31, विकास की प्रकृति, और जो इनके ऑप्शन उनको देख लीजिए। धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, गुणात्मक होती है, या फिर भावात्मक होती है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर होगा सी, अर्थात की गुणात्मक होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास प्रक्रिया, और जो इनके ऑप्शन है उनको देखिए। जीवन पर्यंत चलती है, बाल्यावस्था तक चलती है, युवावस्था तक चलती है, केवल बी और सी।
तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर होगा ए, अर्थात कि जीवन पर्यंत तक चलती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं में अद्वितीय होता है, उसकी अपनी व्यक्तिगत शक्तियाँ होती है जो उसे दूसरों से अलग करती है, और इसी विशिष्टता के कारण वह अपने तरीके से विकसित होता है। यह कथन पहला है भ्रमिक है, पूर्णतः सत्य है, अंशतः सत्य है, या फिर पूर्णतः असत्य है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर होगा बी, अर्थात कि पूर्णतः सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व हैं पर्यावरण, वंशानुक्रम, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर होगा सी, अर्थात कि ए और बी दोनों। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। विकास का अर्थ परिवर्तन की उस उन्नतशील श्रृंखला से है जो एक निश्चित लक्ष्य की ओर अग्रसित होते हैं। यह कथन है शर्लोक का, हरलोक का, वरलोक का, या फिर मेंटॉफ का। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर होगा बी, अर्थात कि हरलोक का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। विकास की प्रक्रिया परिचालित होती है परिपक्वता द्वारा, पोषण द्वारा, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर होगा सी, अर्थात कि ए और बी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, और जो इनके ऑप्शन है उनको देख लीजिए। अंतःस्रावी ग्रंथियां, मानसिक योग्यता एवं यौन विभिन्नता, पोषण एवं वातावरण, या फिर उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर होगा डी, अर्थात कि उपरोक्त सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है, और जो इनके ऑप्शन है उनको देखिए। लड़कियां शारीरिक रूप से लड़कों की अपेक्षा जल्दी विकसित होती है, लड़कियां अपेक्षाकृत शीघ्र परिपक्वता प्राप्त करती है। ऑप्शन सी है मानसिक रूप से लड़के लड़कियों की अपेक्षा पहले विकसित होती है, या फिर ऑप्शन डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर होगा डी, अर्थात कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। जो बालक संतुलित आहार लेते हैं उनका शारीरिक विकास उचित ढंग से होता है, मानसिक विकास उचित ढंग से होता है, शारीरिक और मानसिक दोनों विकास उचित ढंग से होता है, या फिर ऑप्शन डी है बौद्धिक विकास उचित ढंग से होता है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर होगा सी, अर्थात कि शारीरिक और मानसिक विकास दोनों ही उचित ढंग से होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। संतुलित आहार में शामिल है विटामिन और प्रोटीन, कैल्शियम और कार्बोहाइड्रेट, वसा, या फिर उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर जो 40 है इसका आंसर होगा डी, अर्थात कि उपरोक्त सभी। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिवारिक वातावरण में जो कारक व्यक्ति के विकास को प्रभावित करते हैं वे हैं, और जो इनके ऑप्शन है उनको देख लीजिए। पहला ऑप्शन है कि घर में बच्चों की संख्या, ऑप्शन बी है शिक्षा का स्तर एवं शारीरिक संबंध, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर होगा सी, अर्थात कि ए और बी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विद्यालय में यदि पक्षपात का वातावरण है तो इससे बालक का शैक्षिक विकास अवरुद्ध होगा, इससे बालक का सर्वांगीण विकास होगा, ऑप्शन सी है इससे बालक में असुरक्षा की भावना आएगी, ऑप्शन डी है कि इससे बालक का नैतिक विकास अवरुद्ध होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 42 है इसका आंसर होगा ए, अर्थात कि इससे बालक का शारीरिक विकास अवरुद्ध होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। विकास और समृद्धि दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, के विलोमार्थक हैं, या फिर से भिन्न है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर होगा सी, अर्थात कि से भिन्न है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 44।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और जो इनके ऑप्शन है उनको देख लीजिए। पहला ऑप्शन है कि समृद्धि जैविक परिवर्तन है, समृद्धि की प्रवृत्ति परिमाणात्मक है, या फिर ऑप्शन सी है कि समृद्धि एक विशिष्ट अवस्था तक ही घटित होती है, या फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर होगा डी, अर्थात कि उपरोक्त सभी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है कि जोन्स ने विकास प्रक्रिया को डैश चरणों में विभाजित किया। और जो इनके ऑप्शन है उनको देखिए। पहला ऑप्शन है 4, 5, 3 या फिर 7। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर होगा सी, अर्थात कि 3। ठीक है, जोन्स ने कितने चरणों में विकास की प्रक्रिया को विभाजित किया था? 3 चरणों में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, वह मनोवैज्ञानिक जिसने विकास प्रक्रिया को 5 वर्गों में विभाजित किया है। उसके ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हैंसन, ऑप्शन बी है जॉनसन, ऑप्शन सी है लास्की, या फिर ऑप्शन डी है हरलोग। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर होगा डी, अर्थात कि हरलोग। हरलोग ने विकास को 5 चरणों में विभाजित किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 है, हरलोग द्वारा विकास प्रक्रिया का किया गया वर्गीकरण कौन सा है? और जिनके ऑप्शन है वे हैं गर्भावस्था, नवजात अवस्था, शेषावस्था, बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, या फिर ऑप्शन बी है गर्भावस्था, शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था एवं युवावस्था, और ऑप्शन सी है गर्भावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या फिर युवावस्था एवं प्रौढ़ावस्था, या फिर ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी पे आते हैं जो कि ऊपर है। ऑप्शन डी है गर्भावस्था, नवजात अवस्था, शेषावस्था, किशोरावस्था एवं प्रौढ़ावस्था। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर होगा ए, अर्थात कि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 का जो ऑप्शन ए है क्या था। ऑप्शन ए है गर्भावस्था, नवजात अवस्था, शेषावस्था, बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर होगा ए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है कि विकास के मुख्यतः डैश पक्ष होते हैं। और जो इनके ऑप्शन है उनको देख लीजिए। पहला है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 4, या फिर ऑप्शन डी है 7। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर होगा बी, अर्थात कि 6। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, जब बालक अपने आसपास मौजूद व्यक्तियों के साथ संबंध स्थापित करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है तो कहा जाता है कि उसका, पहला ऑप्शन है सामाजिक विकास हो रहा है, दूसरा ऑप्शन है संवेगात्मक विकास हो रहा है, ऑप्शन सी है सामाजिक और संवेगात्मक दोनों का विकास हो रहा है, ऑप्शन डी है भाषिक विकास हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर होगा सी, अर्थात कि सामाजिक और संवेगात्मक दोनों का विकास हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे जैविका अभिलक्षण जो गुणसूत्रों के माध्यम से माता पिता से बच्चों में हस्तांतरित होती है। पहला ऑप्शन है आनुवांशिकता के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन बी है संज्ञान के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन सी है समकलित व्यक्तित्व के अंतर्गत आते हैं, या फिर ऑप्शन डी है अभिप्रेरणा के अंतर्गत आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर होगा ए, अर्थात कि आनुवांशिकता के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, आनुवांशिकता विकास प्रक्रिया का एक कारक है, बाह्य कारक है, आंतरिक कारक है, अनावश्यक कारक है, या फिर गौण कारक है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर होगा बी, अर्थात कि आंतरिक कारण है। ठीक है, आनुवांशिकता विकास प्रक्रिया का एक आंतरिक कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोषण, शारीरिक क्रियाकलाप, विश्राम आदि पर्यावरण के डैश कारक है, भौतिक कारक है, अभौतिक कारक है, आर्थिक कारक है, या फिर अनार्थिक कारक है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर होगा ए, अर्थात कि भौतिक। ठीक है, जो पोषण, शारीरिक क्रियाकलाप, विश्राम आदि पर्यावरण के भौतिक कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों का संवेगात्मक विकास सकारात्मक हो किसके लिए आवश्यक है? शिक्षकों का व्यवहार आदेशात्मक हो, शिक्षकों का व्यवहार सहयोगात्मक हो,
शिक्षकों का व्यवहार आदेशात्मक और उत्साहवर्धक हो, या फिर लास्ट ऑप्शन है शिक्षकों का व्यवहार सहयोगात्मक और उत्साहवर्धक हो। तो क्वेश्चन नंबर जो 53 है इसका आंसर होगा डी, अर्थात कि शिक्षकों का व्यवहार सहयोगात्मक और उत्साहवर्धक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यदि बच्चे को अन्य बच्चों के साथ मिलने जुलने या फिर खेलने नहीं दिया जाएगा तो वह पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगाएगा, वह सदैव उदास रहेगा, उसका समाजीकरण सही ढंग से नहीं हो पाएगा, या फिर ऑप्शन डी है उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर होगा सी, अर्थात कि उसका समाजीकरण सही ढंग से नहीं हो पाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, नवजात शिशु के संबंध में कौन सा कथन गलत है? और जो इनके ऑप्शन है उनको देखिए। पहला ऑप्शन है, एक नवजात शिशु जितना अधिक सोता है उतना ही अधिक हिष्ट पुष्ट रहता है। जब उसे भूख लगती है वह रोकर हमारा ध्यान आकृष्ट करता है। या फिर ऑप्शन सी है कि उसमें अधिगम के लिए सहज क्षमता का अभाव रहता है। या फिर ऑप्शन डी है वह अपनी सुरक्षा के प्रति सजग रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर होगा सी, अर्थात कि उसमें अधिगम के लिए सजग क्षमता का अभाव रहता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अर्थात कि क्वेश्चन नंबर 56, जब बच्चा लिखने सीखने जैसे सरल और लघु पेशीय क्रियाकलाप करने के लिए हाथों और उंगलियों के बीच तालमेल बैठाने लगता है, और जो इनके ऑप्शन है उनको देखिए, तो इसका अभिप्राय है कि उसमें डैश क्षमता विकसित हो गई है। और जो इनके ऑप्शन है उनको देखिए। पहला ऑप्शन है कि अनुग्रहिता, परिग्रहिता, क्रियाशीलता, या फिर ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर होगा बी, अर्थात की परिग्रहिता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बाल विकास को पहले किस नाम से जाना जाता था? बाल वृद्धि, बाल मनोविज्ञान, बाल अभिप्रेरणा, या फिर बाल संवेग। तो क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर होगा डी, अर्थात की बाल संवेग। ठीक है, सॉरी, इसका जो आंसर है इसका आंसर होगा बाल मनोविज्ञान। ठीक है, बाल विकास को पहले किस नाम से जाना जाता था? बाल मनोविज्ञान। फिर हरलोक ने इसका नाम बदलकर बाल विकास किया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, बाल विकास के अंतर्गत बच्चों की मानसिक शक्ति, भाषा, वृद्धि, स्मृति, भावात्मक विकास आदि का अध्ययन किया जाता है। यह कथन स्वयं में पूर्ण है, ऑप्शन बी है स्वयं में अपूर्ण है, ऑप्शन सी है बाल विकास को सही ढंग से परिभाषित करता है, या फिर ऑप्शन डी है ए और सी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर बी होगा, अर्थात कि स्वयं में संपूर्ण है। फिर क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, बच्चों का सही दिशा निर्देश करने के लिए एक शिक्षक से अपेक्षित है कि वह बाल विकास पर आधारित परीक्षा में उत्तीर्ण हो, उसे बाल विकास का सैद्धांतिक ज्ञान हो, उसमें बालकों पर अंकुश रखने की क्षमता हो, या फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर होगा बी, अर्थात कि उससे बाल विकास का सैद्धांतिक ज्ञान हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो मनोविज्ञान और बाल विकास का पोर्शन था उसका लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, बाल विकास के ज्ञान के आधार पर शिक्षा का स्वरूप, शिक्षण पद्धति, पाठ्यक्रम आदि का निर्धारण करनी चाहिए। क्या आप इस कथन से सहमत है? और जिनके ऑप्शन है उनको देखिए। पहला ऑप्शन है पूर्ण रूप से सहमत हूँ, पूर्ण रूप से असहमत हूँ, आंशिक रूप से सहमत हूँ, या फिर ऑप्शन डी है इस संबंध में मेरी कोई राय नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर होगा ए, अर्थात कि पूर्ण रूप से सहमत हूँ। ठीक है, इसके बाद हम लोग का मैथ का पोर्शन शुरू होता है, जो कि क्वेश्चन नंबर 61 से शुरू होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो क्वेश्चंस आएंगे 61 से 120 तक, इसे हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर सारे क्वेश्चन को हल करते हैं तो यह वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जा रहा है। ठीक है, इसीलिए मैं इसको अगले पार्ट में
1-2 दिन के अंदर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो धन्यवाद हमारे वीडियो देखने के लिए। इसको आपकी स्टडी ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं ताकि हर एक स्टूडेंट को जो कि जेटेट का फॉर्म भरने वाले हैं उनको मदद मिले। ठीक है, और जेटेट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन या फिर सारे डाउट को मैं आपका क्लियर कर दूंगा। आपको अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, वहाँ से जा कर के आप सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन भी प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको जो भी वीडियोस हमारी आएंगे उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।